अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक दिलकश नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ये सहरे इश्क का तोहफ़ा अजीब है। नावल के राइटर हैं तलत निज़ामी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। जब आँख में शाम उतरे, पलकों पे अश्क फूले, काजल की तरह मेरी आँखों को धनक चूले, इस वक्त कोई इसको आँखों से मेरी देखे, पलकों से मेरी चूमे। चचा जान से मिलकर जो सोया तो जागने में शाम ही हो चली। 5 घंटे के मुसलसल सफ़र ने इतना थका दिया था कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने आ लिया। सही कहा जाता है कि इंसानी जिस्म भी मशीन की मानद है, चलते रहे तो तमाम पुर्जे शार्प और एक्टिव रहते हैं और छोड़ दिया जाए तो जंग खा जाती है। सो गाड़ी ड्राइव करते हुए पाँव के मसल्स एक जगह टिके टिके जाम से हो गए थे, इसीलिए नहाकर खाना वगैरह खाकर बेड पर दराज हो गया। अब काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। आंख खुली तो सफ़ेद जालीदार पर्दों से अलविदा कहती धूप छन छन कर आ रही थी। रोशनी कुछ मलगजी सी हो गई थी। चचा जान तो इसी वक्त किसी अहम मीटिंग का कहकर रवाना हो गए थे कि सुबह से दोपहर तक सिर्फ इसके इंतज़ार में रुके हुए थे। शुक्र था कि वो सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया था। कुछ देर तकिए से पुष्ट टिकाए इस घर के सुकून को महसूस करता रहा। यहाँ के सकूत को देखते हुए सुई गिरे तो आवाज़ आए कि मिसाल सादिक आ रही थी। इसके मुकाबले में अपने घर के शोर का तस्वर हाल के बिल्कुल बरअक्स था। इतने बड़े घर में तीनों भाभीियों के 8 बच्चे जो उधम मचाए रखते कि अल्लाह अमान अल हफीज़। ऊपर से इन बच्चों के पीछे भाभीियों की चीख पुकार अजीब ही संगम बपा रखती। अब तो आदी हो चला था। मासूम बच्चों की शरारतों को लुत्फ़अंदोज़ करते हुए अपने ननियाल अगर चले जाते तो बहुत खालीपन का एहसास होता, लेकिन यहाँ का माहौल यहाँ के लोगों की कमी के मतकाजी था। शोर मचाने वाला ही कोई न था। हाँ, घने दरख्तों पर उड़ते फिरते परिंदों का शोरो नुमा जारी थी जो अपने अपने घोंसलों को लौट रहे थे। ऐसे में अपना घर शिद्दत से याद आया। जग से पानी निकाल कर पिया और टीवी लाउंज में आ गया। पूरा घर ही भाई भाई कर रहा था। चचा जान 7 बजे तक आने का कह गए थे। सर्दियों में शामें भी तो जल्द शुरू हो जाती हैं। टीवी के साथ ही क्वार्टर टेबल पर पड़ी तस्वीर ने तवज्जो मबजूल कर ली। गंदमी रंगत कुशादा पेशानी के नीचे बड़ी बड़ी आंखों, तीखे आबरू, तीखे नक्श। पहचानने में देर नहीं लगी कि ये अफशीन वाजिद ही है। गुज़रते लम्हों ने कितनी कशिश व खूबसूरती इसके अंदर भर दी थी। फिर तालीम व एतमाद ने बावकार सोबर बना दिया था। चचा के गले में बाहें डाले खिलखिला रही थी। चची जान की सारी खूबसूरती इसने चुरा ली थी। कितनी ही देर तस्वीर थामे अजीबो गरीब ख्यालात में मुतगर्रक रहा। शायद इसकी बेबाक खूबसूरती में खो गया था कि अपने और इसके दरमियान किसी गहरी तफरीक के कायम हो जाने का एहसास सवार हो रहा था। हमारे बुज़ुर्ग भी कितने भोले होते हैं। बच्चों के उठते कदमों को देखे बगैर कौन किस सिम जा रहा है अहकामात की जंजीर से यकजा करने की कोशिश करते रहते हैं। दादा तो उनके बचपन में ही फैसला करके शांत होकर मनो मिट्टी तले चले गए थे और दादी जान की अब से 4 साल पहले मरते दम तक आखिरी ख्वाहिश थी कि अफशीन साकिब के लिए है। दोनों के जहनी तफरक़ात को देखे बिना, रहन सहन में तफरीक देखे बिना अम्मी ने अफशीन को ही बहू के रूप में चश्म तसव्वुर में रखना शुरू कर दिया। वो सारे भाई तो घर की गुर्बत दूर करने के चक्कर में फरामोश कर बैठे खुद को लेदर गारमेंट्स कंपनी में यके बाद दीगर काम करते रहे। थोड़े से हालात अच्छे हुए एक छोटी सी फैक्ट्री दोस्त के तवस्सुत से इन लोगों ने खुद बना ली। असल मुनाफा तो बाहर के ऑर्डर और इन लोगों की जफाकशी ने दिया। माशरे में नुमाया मकाम बनाने के चक्कर में तालीम की गाड़ी को खींच ना पाए। कोई 8 कोई 10 जमाते तक जा पाया, क्योंकि मकसद घर की गुर्बत दूर करनी ही नहीं, 3 बहनों के हाथ भी पीले करने थे। सो इस वक्त मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ पैसा बना रहा। 8 बहन भाइयों में से 3 बहनों 3 भाइयों की शादियां हो गईं। अब सिर्फ साकिब और नवीद ही बचे थे। अब साकिब के लिए बहनों भाभियों ने चहमगोइयाँ करना शुरू की तो अम्मी ने साफ लफ्ज़ों में अफशीन का नाम ले डाला। वो जुज़्बुज़ होकर रह गया। अम्मी जोड़ कुछ मुनासिब नहीं रहेगा, बड़ी भाभी ने जताया। अल्लाह बख्शे साकिब के दादा दादी की ये अज़ली ख्वाहिश थी। तुम्हारे बाबा भी वाजिद भाई के कान में बात डालकर ही आखिरी सफ़र पर रवाना हुए। फिर बड़ों के कोलो ख्वाहिश को मद्देनज़र रखूं या ख्वाह मखा के ऐब निकालती फिरूं, ये बात नहीं अम्मी। असल में जिन दिनों हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात कही थी, इन दिनों अफशीन और साकिब दोनों इमेच्योर थे। पता नहीं था हालात के धारे इतना तजाद दोनों के दरमियान ले आएंगे। इसका एमए इंग्लिश का आखिरी सेमेस्टर जा रहा है, जबकि साकिब वो भी अपनी जगह बजा तौर पर मुतफ़िक्र थी। है तो सही, लेकिन जब ज़हनी हमांगी हो तो सब चल जाता है। महज तालीमी फ़र्क की बिना पर बाकी खूबियों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती।
माशाल्लाह मेरे बेटों ने इतनी मेहनत करके इस गरीब घर को खाता पीता घराना बना दिया। सारे बच्चे सूरत शक्ल में एक से बढ़कर एक हैं। वो खुद ख़ानदानी बच्ची है। महज एक फ़र्क की बिना पर यह जोड़ मुस्तरद कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। उन्होंने बड़ी रसानियत से समझाया। आपके जाने अम्मी, यही तो सबसे बड़ी तफरीक है। आजकल लोगों की निगाह में वो मज़ीद हुज्जत करने के मूड में नहीं थी, सो दिल में सोच कर रह गईं। और जब उन्होंने अपने संजीदा मेहनती बुर्दबार बेटे से बात की तो भाभी की हिमायत करने लगा। सही कह रही हैं भाभी, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ख्वामखा टेंशन गले पड़ जाएगी। आप कोई और लड़की देख डालें, मुझे मंजूर होगा। अफशीन को वो सराहता ज़रूर था, लेकिन ज़बरदस्ती का सौदा इसे मंजूर ना था। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये फ़ैसला भी इन्हीं पर छोड़ देते हैं। अगर इन्हें ये रिश्ता कबूल हुआ तो बिस्मिल्लाह, वरना हम कोई दूसरा कदम उठाएंगे। कम अज़ कम मुझ पर इल्ज़ाम तो नहीं आएगा ना कि हम मुनहरिफ हो गए। ये कैसे पता चलेगा अम्मी के इनकी मर्ज़ी क्या है क्या नहीं। साकिब वहाँ से उठ गया। भाभी और अम्मी मंसूबे बनाने लगी। हम तो घर और बच्चों में ऐसा उलझे कि कहीं आना जाना फरामोश कर दिया। ना ही साकिब कभी वहाँ गया है। ये हकीकत थी कि बाहर की जिम्मेदारियां जब घर के मर्द निभा रहे होते तो भाभीियों ने अंदरूनी खाना मामलात संभालने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। समझदारी के साथ इस घर के मसाइल को हल होने में मदद की। इसलिए तो अम्मी को सगी बेटियों से बढ़कर महसूस होती। ऐसा करते हैं कि मैं वाजिद भाई को ख़त में मकसद बयान कर देती हूँ और साकिब को भी भेज कर अफशीन को समझने का मौका देती हूँ कि वो वाकई इसके साथ समझौता कर पाएगी कि नहीं। ज़रा रहन सहन भी देख आएगा। तो अम्मी, आप भी साथ चली जाए ना। राबिया की तबीयत ख़राब है, कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। मैं फिर चली जाऊँगी। कोई बात बनेगी तो आना जाना हो ही जाएगा। खुदा तुम लोग जैसी दीगर बहुएं भी मुझे अनायत फरमाए। शुरू में तो वो शशोपंश में पड़ गया कि इतनी तगोदो की ज़रूरत क्या है। इसे पूरी उम्मीद थी कि चचा जान इनकार कर देंगे। 5-6 साल का अरसा जहनी रो बदलने के लिए बहुत होता है, और ऐसा करेंगे तो बजा ही होगा। एक एमए इंग्लिश लड़की के साथ मैट्रिक पास लड़का। बहरहाल अम्मी की ख्वाहिश थी, सोचा ये तमन्ना भी पूरी कर ही दूँ। सो यहाँ आ गया। फ्रेम में जकड़ी तस्वीर पुकार पुकार कर अपनी हैसियत और अहमियत का ऐलान कर रही थी। अम्मी भी किन चक्रों में पड़ गईं। जाने दुनिया की बदलती रविश को ये बुज़ुर्ग लोग जान क्यों नहीं पाते। यकायक खटके का एहसास हुआ, इसने चौंक कर गहरी सांस लेते हुए फ्रेम को इसके जाए मखसूसा पर रख दिया। पीछे मुड़ा तो वो पर्स थामे, फ़ाइल दबाए, अपने तमाम तर लवाजमात, हुसन, इल्म के नफीस तासुरात समेत इसे हैरान निगाहों से देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो तो मुतहैयर थी, इसे ही पहल करनी पड़ी। शायद चाचा जान ने इसकी आमद की बाबत इसे नहीं बताया था। वालेकुम सलाम होले से लब हिले। मैं साकिब महमूद हूँ, आपके ताया का बेटा। ग़ालिबन चाचा जान ने मेरे मुतालिक नहीं बताया। यकायक चेहरे पर हल्की सी खुशगवारियत दौड़ी। ओह साकिब, बताया तो था पापा ने, लेकिन मैं ही भूल गई। असल में यूनिवर्सिटी में एक वैरायटी प्रोग्राम हो रहा है, इसी की तैयारियों में लेट भी हो गई और मेरे जहन से निकल भी गया। वो सचमुच नादिम हो गई। खूबसूरत लिपस्टिक से सजे होंठ सुकेड़े। कोई बात नहीं, एक भरपूर निगाह इसके चेहरे पर डाली। इस सुकून से मैंने भरपूर फ़ायदा उठाकर जी भर के रेस्ट किया। वो धीमे सुरों में खिलखिलाई। नकरई घंटियों का अक्स हरसू नुमाया था। चलें, अच्छा हुआ सफ़र की थकान उतर गई होगी। शस्ता उर्दू से नहीं लग रहा था कि यह इंटरनेशनल लैंग्वेज की तलबा है। अब ये बताएं कि चाय पियेंगे कि कॉफ़ी। आप नहीं पियेंगी? क्यों नहीं, मुझे तो बहुत तलब हो रही है। मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप जब तक मैगज़ीन देखें। इस घर में मुलाजिम नाम की कोई शय नहीं थी। 2 बंदों का काम अफशीन ही कर लिया करती थी। रात खाने के बाद बड़ी सरत के साथ सिंक में पड़े बर्तन इसे धोते पाया और फिर किचन साफ़ करके तेज़ी के साथ ऊपर अपने कमरे में चली गई, जिससे यह अंदाज़ा लगाया कि बासूल लड़की है, अपनी जिम्मेदारी समझने और निभाने वाली है। वो किसी तौर इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कहीं कोई झोल इसकी शख्सियत में नहीं था, कोई कमी नहीं थी। कमी तो अपने अंदर महसूस करता जो बड़ी खामी महसूस होती। मुआजना करता तो बहुत दूर निकल जाता, इतनी दूर के वापसी बिना मुमकिन हो जाती। इस एक तफरीक की बिना पर ज़िंदगी की बहुत सी शाराओं पर तफरीक नज़र आती। अम्मी ने शायद हालिया सूरत हाल का जायज़ा अपनी आंखों से नहीं लिया है। इस वजह से बचपन से जहन और दिल में समाई हुई बात मुजस्सम पैकर बनकर सामने आई हुई है। मखसूस जगह अब मैंने 1 हफ्ते के लिए क़याम किया है और इन दिनों मेरी कोशिश होगी तुम्हें भरपूर कंपनी दे सकूं। चाचा जान ने मोहब्बत पास नज़रों से देखा। मैं चाचा जान, अब मैं वापसी के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा हूँ। बहुत से काम रुके पड़े हैं। हकीकतन वो उकता चुका था। किसी को जांचने के ख्याल से ही वहशत हो रही थी। इसके ख्याल के मुताबिक जिस गांव जाना नहीं, इसके कोस गिरने से क्या हासिल। किसी के ठुकरा दिए जाने से पहले मैं खुद पीछे हट जाऊं। खाला की बेटी लैला भी इतना चाहती थी इसे। खाला की आंखों में भी कुछ इस किस्म के अफसाने रकम नज़र आते।
फिर क्यों ना इन राहों पर चला जाए जहाँ मंजिल की उम्मीद हो। तुमने फैसला कर लिया? वो ये अखबार चौंका। क्या अब भी इस किस्म के सवाल की उम्मीद रखी जा सकती है थी? क्या फैसला? मुझे भाभी ने जिस मकसद की तकमील के लिए लिखा था तुम इसी जानिब कदम उठाए आए थे ना। इसने सर झुका दिया। क्या जवाब देता? बस चेहरे पर चंद नामालूम से तासुरात रकम थे। मुझे पता नहीं तकदीर ने फैसले की डोर मेरे हाथ क्यों थमा दी है चचा जान। हालांकि यह इख्तियार तो आपके हाथ में होना चाहिए। जहाँ ख़ानदानी इक़दार व नस्ल की बात आ जाए मेरे बेटे, तो जिस तफरीक का तुम सोच रहे हो वो हेज है। माशाल्लाह तुम बाशऊर हो, कुंबा संभालने की समझ रखते हो। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का तुमने अमली मुशाहिदा किया है। फिर मैं इकलौती बेटी को गैर के हाथों में क्यों दूँ? अब जो फ़ैसला बुजुर्ग कर गए या जिस फ़ैसले से मैं मुतफिक हो गया, इसके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं अफशीन की तालीम में भी रुकावट तो नहीं खड़ी कर सकता था। तुम्हारी मजबूरी ने तालीम का सिलसिला आगे नहीं बढ़ने दिया, मैं समझता हूँ, लेकिन अफशीन के साथ तो कोई मजबूरी नहीं थी ना। फिर जब एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ लड़की के साथ ब्याह जा सकता है, तो एक तालीम याफ्ता लड़की के साथ भी ये तजाद हो सकता है। वो ज़रूरत से ज़्यादा साफ गो थे। मुझे आप या आपके मामला से कोई शिकायत नहीं चचा जान। क्या अफशीन वो इसका मुद्दा समझ गए थे? वो नावाकिफ़ तो नहीं इस सारे मामले से। वो तज़ब्ज़ब का शिकार बैठा रहा। तुम अभी रुको, इसके रहन सहन, आदात व अतवार को जांचो। तुम अपने जहन से सबूत फराहम करो कि अफशीन को एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि एक तालीम याफ्ता और अनपढ़ लड़की के उठने बैठने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो अफशीन पहले से बहुत तब्दील हो चुकी है। तुम अगर इसे इसकी आदतों समेत कबूल करना चाहोगे तो इसे ऐसा ही माहौल फराहम कर सकोगे, तो बखुशी ले जाना, वरना तुम्हारी मर्ज़ी, यहाँ ही कोई फ़ैसला कर जाना। रही बात अफशीन की, तो वो भी वाकिफ़ है इन मामलात से। तालीम ने इसके रहन सहन में ज़रूर फ़र्क पैदा किया होगा, इसके जहन को नहीं। वो मेरी खुशी में खुश होगी। मैं अपनी बेटी को ज़्यादा जानता हूँ। यहाँ तो कोई उलझाव नहीं था, किसी पेचीदगी का सामना नहीं था। जिसके बारे में इसने सोचा ही था, पाया नहीं। वो जो सामान पैक करने का सोच रहा था, फिर से एक बार हर चीज़ बैग से बाहर निकालनी पड़ी। अफशीन से कभी सामना हो जाता तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू करती, कोई झिझक हया के किसी अछूते एहसास के बगैर धीमे लहजे में बोलती चली जाती। वो वक्त से पहले किसी जज्बे का एहसास करने की कायल ना थी। शायद यही ख्याल इसे कबल अज़ वक्त हया से दूर रखता और वो यही समझता कि मजबूरी के सौदे का क्या एहसास करना। वो बहुत मजबूत लड़का था। बचपन से ही घर के मौशी नशेबो फराज और साख को मजबूत बनाने में होने वाली मेहनत ने संजीदा जहन का मालिक बना दिया था। किसी तौर ख़ुद को कमज़ोर ना समझता, लेकिन अफशीन वाहिद की लाइट ब्राउन आंखों के सामने इसकी मुस्तहकम हैसियत का तयन करके एक उलझन में मुब्तला ज़रूर हो जाता। ये आपके लिए कुछ तोहफे अम्मी और भाभीियों ने भेजे हैं, इनका पैकेट इसके हवाले किया। इसकी आंखें दमक उठी थीं। सो स्वीट। मैं भी, यकीन करें, अभी तक मैं यही सोच रही थी कि ताई अम्मा ने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा। इसकी चहकार पर हल्की सी मुस्कुराहट लबों को छू गई। वो धड़ धड़ खोलने लगी थी। आप मसरूफ़ होती थी, मैंने सोचा आराम से बैठेंगी तो इससे दूंगा। मेरी फुर्सत के लिए मेरे सब्र का इम्तहान ले डाला। लब दबाकर थोड़ा सा हंसी। गीले गीले कोल्ड बाल शानों पर पड़े थे। अंदर से चीज़ें निकालने में वो मुनहमिक थी। रेड जर्सी के सूट पर ब्लैक शॉल एक तरफ को डाले वो किसकी आंखों में रोशनी बनकर दौड़ रही थी, ये इसे खुद मालूम ना था। वाह नाइस। लाइट और डार्क ब्राउन कंट्रास्ट की कमीज़ जो आरसी के काम से फुल था, निकाल कर दाद थी। ताई अम्मी की पसंद बहुत अच्छी है भाई। काम पर सबक हाथ फेरा। वाकई इसके चेहरे से नज़रें हटाकर गहरी सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा। और ये भी कि अफशीन को बहुत पसंद आई सारी चीज़ें। ये वाला सूट तो मैं सुबह ही यूनिवर्सिटी पहनकर जाऊंगी। सी ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन का सूट खुद से लगाकर देखा, और देखा ही नहीं, दूसरे रोज़ वो वाकई पहनकर गाड़ी स्टार्ट करती दिखाई दी। सुनहरी रंगत को बिखेर रही थी। रेलिंग पर झुका वो देख रहा था। क्या ये इतनी ही सादा है या बन रही है? जिस माहौल में परवरिश पाई है इसने, वो इसकी जहनीत के मुतकाजी तो नहीं। चाचा जान अपनी फैक्ट्री इसे ले गए थे। इन्हें अल्लाह ने शुरू से ही मजबूत रखा था। अब भी इनकी मेहनत ने जवाल की तरफ बढ़ने नहीं दिया था। एक से एक इम्पोर्टेड मशीनरी, काम में मुनहमिक वर्कर्स इनकी कामयाबी की दलील थे। फिर छोटे बड़े स्टाफ से इसका तारफ़ कराया। ये साकिब महमूद हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी हैसियत मनवाने वाला जवान मेरा भांजा है। आप तारीफ़ करने में बहुत फजूल खर्ची करते हैं चचा जान। परवान चढ़ी बेलों को हौसला अफजाई का सहारा ना मिले तो कैसे चढ़ सकेंगी? इसलिए मैं बेहौसलगी नहीं कर सकता। वो बाअसूल नुक्ता रस आदमी थे, सच को सच कहने वाले। सुनो साकिब, कल अफशीन की यूनिवर्सिटी में वैरायटी प्रोग्राम है, इसमें शरीक होना है। मैं तो डेलीगेशन के साथ लंच पर हूँ, तुम प्लीज़ चले जाना।
मैं? चाचा जान, मैं अकेला जाकर क्या करूँगा? बोर तो नहीं होगे तुम? तुम्हारी एज का तो तकाजा करती है सोजो सास का। वो शानों पर हाथ मारकर हंसे तो वो थोड़ा सा खजल हो गया। जब बोर हो जाओ तो वापस आ जाना। दूसरी बात कि अफशीन को भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स करने हैं। अगर कोई नहीं गया तो वो नाराज़ होगी। वो आपकी शिरकत ना करने से नाराज़ होंगी। लेकिन इसका इसरार काम ना कर सका। हामी भरनी ही पड़ी। बस यही सोचता रहा, इस पढ़े लिखे माहौल में क्या करूँगा। शाम को हस्बे मामूल इसकी गाड़ी देर से आई, लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। एक वैसी ही जदीद तराश खराश में मलबूस ज़हीन व लतीफ़ आंखों वाली लड़की और 4 लड़के भी उतरे थे। वज़ाकता से ही बड़े घरानों के नुमाइंदा लग रहे थे। हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। अफशीन का चेहरा दमक रहा था। कितनी फिट लग रही थी इन लोगों के दरमियान। शीशे का पर्दा छोड़कर वो नीम दराज हो गया। तुम लोगों को चाय पीने का इतना ही शौक था तो सीधे लफ्ज़ों में कह देते। ख्वाम हलचल का बहाना बनाया। वो सीढ़ियों पर चढ़ती खिलखिला रही थी। तजस्सुस फिर इसे शीशे के पास ले आया था। नहीं भाई अफशी, बिलीव मी, मेरा स्क्रिप्ट ही गुम हो गया था। लाहौर से लौटा तो सब इधर उधर हो चुका था। 1-2 दिन पापा को रिपोर्ट पेश करने में लग गए। फिर होश आया कि शहजादा और शहजादी के दरमियान हड्डी का किरदार भी अदा करना है। तो एक बार सारे कैरेक्टर मिल बैठे। इंग्लिश लबो लहजे समेत लंबे बालों वाला तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तुम तो सीरियस ही हो गए। चाय ही नहीं, खाना भी चलेगा। वाई नॉट भाई, थोड़ी सी पारसाई भी तो दिखानी है। सब हंस पड़े थे। रात गए वो लॉन्च में आया तो इंग्लिश ड्रामे की एक कैसेट चल रही थी। पुरफुसू माहौल में स्क्रीन पर काले लिबास में शहजादी कैंडल हाथ में लिए कोई जज्बाती सा सीन प्ले कर रही थी। इंग्लिश पुरसोस सॉन्ग इसके लबों से अदा हो रहा था। साथ अफशीन भी इसी अंदाज में बिल्कुल शहजादी वाले तासुरात चेहरे पर सजाए इसके साथ साथ लब हिला रही थी। सब खामोश बैठे थे। माहौल में मुकम्मल सकूत तारी थी। कैंडल लम्हा लम्हा जिंदगी की आखिरी सरहदों पर था। मोमबत्ती पिघल पिघल कर हाथों पर गिरकर सख्त सर्दी के बायस फौरन ही जमी जा रही थी। वो दम बखुद ऊपरी सीढ़ियों पर ही फिक्स हो गया। इसकी नेचुरलिटी देखकर यही ड्रामा शायद कल इसे करना था, जिसकी रिहर्सल जारी थी। रात गए तक आहिस्ता आहिस्ता मोमबत्ती पिघलती रही और वो नीम जां होती हुई नीचे फर्श पर बैठती चली गई। वो फ्लोर कुशन पहले ही घुटनों के लिए रखे जा चुके थे। वो पहले घुटनों के बल बैठी, आखिर में मोमबत्ती बुझी, वो भी साथ ही लुढ़क गई। लाउंज तालियों से गूंज उठा। आहिस्ता, पापा जाग जाएंगे, ये स्टेज नहीं प्यारे दोस्तों, वो इंग्लिश में बोली। इसकी तो समझ नहीं आया लेकिन सब हंस पड़े थे। वो यूं ही निढाल बैठी थी। तुम तो उठो या वाकई नींद आ रही है। सुर्खो सफ़ेद रंगल वाला शख्स हंसते हुए इंग्लिश में ही गोया था। ये भी सही है, वो उठ बैठी। लेकिन मेरा ख्याल कहाँ तुम लोगों को आखिरी सीन तक करवा के छोड़ा। हमने भी तुम्हारे साथ ही मेहनत की है अफशीन साहिबा। तुम लोगों ने स्क्रिप्ट तकसीम होते ही डायलॉग पढ़कर बहुत आसान ले लिया था, इसलिए शुरू में तैयारी ही नहीं की। तुम्हारा और मुझ जैसी मेहनती लड़की का क्या मुकाबला। मुस्कुराते ही फर्जी कॉलर झाड़े। इंग्लिश में मुकालमात जारी थे। ओके भाई अफशीन, अब हम चलते हैं, रात बहुत हो गई, रेस्ट भी करना है। ये ना हो कल स्टेज पर डायलॉग के साथ साथ ऊँग भी आ रही हो। लड़की ने पर्स संभाला। चलें भाईजान, वो लंबे बालों वाले को मुखातिब कर रही थी। वो शायद इसका भाई था। अब बातचीत उर्दू में हो रही थी। ओके जनाब, अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सब ने तैयारी पकड़ ली थी। खाना बहुत अच्छा पका था। साकिब साहब को बहुत सहूलत रहेगी। लंबे बालों वाले ने इसे मुखातिब किया था। चेहरे पर शरारत उमड़ी हुई थी। वो अब इनकी बातें सुन नहीं रहा था, बस इनकी हरकत देख रहा था। अफशीन का चेहरा यकदम ब्लश हो गया। हाथ में पकड़ा हेड ब्रश खोपड़ी पर टिका दिया। वो बहुत सारे धुन में लिपटा कमरे तक आ गया। उलझनों का दौरानिया वसी हो गया। हर शय अपनी सिलेक्टेड जगह पर ही मुनासिब लगती है। इसके इनकार पर तो अम्मी 100 तरह की तवज्जुहात मांगती। अल्लाह करे अफशीन खुद ही इनकार कर दे और ऐसा ही होगा। इसका यकीन कामिल हो गया। दूसरे रोज़ चाचा जान खुद ही जल्दी आ गए। वो बेदिली से जाने को तैयारी कर रहा था। वैसे भी प्रोग्राम 5 बजे से शुरू होना था। अच्छा हुआ आप ही आ गए। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अकेले जाने को। यहाँ तो मैं खुद अजनबी हूँ, फिर अजनबी लोगों में जाकर फिट होना भी बड़ी बात है। इसीलिए तो आ गया हूँ कि मेरा बेटा बोर ना हो। जल्दी काम निपट गया, मैं भी जल्दी उठाया। असल में पिछले साल भी ना जा सका था अफशीन के साथ, इसलिए इस बार अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया कि इसकी नाराज़गी से बचा लिया। शफकत लफ्ज़ में बोल रही थी। वो पहले भी जा चुकी थी कि ये लोग देर से पहुँचे। क्या तूफ़ान रंगोबू था यूनिवर्सिटी में। जानफेशानी और ज़िम्मेदारियों से हटकर एक ज़िंदगी ये भी थी जो सबसे खूबसूरत और मुनफरिद थी, जो इसने नहीं देखी थी। लेकिन अपनी गुजरी ज़िंदगी से खाइफ भी नहीं था। कुछ भी था, माँ बाप के चेहरों पर साबका रौनक देखने के लिए अपनी ज़िंदगी त्यागी थी। इसे कतई गम ना था, लेकिन ज़िंदगी का ये बाप उलझन समेटे हुए था।
जिसका उन्वान ही अफशीन था। अभी वो आउट थी मंजर से, पता था कहीं तैयारी कर रही होगी। ड्रामा शुरू हो चुका था। अफशीन वो लग ही नहीं रही थी, सादा मिजाज, ज़रा सी तवज्जो पाने पर खिल उठने वाली। ये तो सफ़ेद मैक्सी में सर पर ताज सजाए किसी और दुनिया की अप्सरा लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में शहजादियों की आन मान लिए। मुस्कुराहट बिखेरती इसने बेख्तियार नजरें चुराई कि कहीं इस हुस्न बेशबहा से सोख्ता ना हो जाए। इंग्लिश लबो लहजे में ही इंग्लिश बोलने वाली लड़की इसके साथ कैसे एडजस्ट हो सकेगी। वो वापसी के लिए तैयार था। भाभी को कहना मैं जल्द आऊँगा। चाचा जान पास ही खड़े थे। हम आपका इंतज़ार करेंगे। अफशीन ने भी आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली थी। सबको मेरा सलाम कहिएगा। मुझे बहुत अफसोस है यूनिवर्सिटी की मसरूफियत की वजह से आपको टाइम ना दे सकी। खजालत की हल्की सी लहर चेहरे पर दौड़ी हुई थी। नहीं, मुझे पता भी नहीं चला, दिन इतनी सरहद से गुजर गए। ना मैंने किसी की कमी को महसूस किया। आपकी तालीमी सरगर्मियों से भी मैं वाकिफ़ हूँ। फिर इतनी मसरूफियत के बावजूद जितना आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा बहुत काफ़ी है। एक चटती निगाह इस पर डाली। शीशों वाली शॉल शानों पर लिए मौसम सरमा की सारी ख्वाबीदगी समेटे, जाने क्यों इसके दिल को खालीपन का एहसास दिला रही थी। जैसे वो बहुत कुछ यहाँ छोड़कर जा रहा है। अगर कुछ ना पा सका तो बहुत कुछ ज़रूर खो देगा। बहुत मुश्किल लगा, बहुत दिन लगे ख़ुद को ये यकीन दिलाने में कि अफशीन वाजिद से इसे मोहब्बत हो गई है। वो अपनी तमाम तर आन बान के साथ दिल की सल्तनत पर बरा जमान हो गई। लेकिन ये एक तरफ़ा एहसास कितना तकलीफ़ दे था। तुमने अभी तक वहाँ के बारे में कुछ बताया नहीं। कुछ पता चले तो मैं भाईजान को फ़ोन करूँ। अम्मी के साथ साथ भाभी जान भी इसके सरसरी अंदाज में तज़ब्ज़ब का शिकार थीं। इस रोज़ कंपनी से लौटा तो खाना खाते हुए इसे आड़ो हाथों लिया। और क्या बताऊँ अम्मी, सब ठीक है, मौसम काफ़ी अच्छा है। चाचा जान रोज़ से अफजूं तरक्की पर हैं। उन्होंने मेरी काफ़ी खातिर मदारत की। दिली उलझनों को दबाकर लबों पर मुस्कुराहट सजा ली। बस ये सब तो मुझे फ़ोन पर ही मालूम हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। मुझे ज़्यादा परेशान मत करो साकिब। ये बताओ अफशीन कैसी लगी? भाभियाँ भी आगे पीछे जमा हो गईं। आप लोगों को बहुत शौक़ है ना मुझे जंजाल में डालने का। भाभियों को देखकर कहका लगाया। और हमें जो तुम परेशान कर रहे हो, बाद में यही मुसीबत तुम्हें ऐसी अजीज़ लगेगी कि हमें भूल जाओगे। नहीं, मैं भैया नहीं बनूंगा। भाभी ने शरारत पर कान मरोड़ डाला। कैसी है अफशीन? अच्छी है। पसंद है? हाँ। इसे अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना ही नहीं था। मज़ीद तवज्जुहात नहीं पसंद थीं। ख्याल था वहाँ से खुद ही इनकार हो जाएगा। भाभियों के चेहरे खिल उठे। अम्मी ने बगौर देखा देखा जैसे यकीन न आया हो। लेकिन अम्मी बात आगे बढ़ाने से पहले चाचा जान से कहिएगा कि वो अफशीन से ज़रूर पूछ लें। क्यों, कोई बात ऐसी देखी तुमने? नहीं, लेकिन इसकी रजामंदी ज़रूरी है। ये ना हो बड़ों के फैसले ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाएं। ओह, तुमने मुझे डरा ही दिया। सब ठीक हो जाएगा। भाईजान राज़ी हैं, तुम राज़ी हो ही गए हो। वो वहाँ से उठ गया। फिर हम तैयारियाँ शुरू कर दें ना देवर जी? छोटी भाभी ने सदा लगाई तो वो मुस्कुराता हुआ निकल गया। यहाँ आकर बच्चों के दरमियान फिर से रौनक जाग उठी। यहाँ का शोर सुनता तो एक लम्हा कहीं का सकूत भी याद आने लगता। कैंडल हाथों में उठाए कोई शहजादी पर्दा जहन पर नमदार हो जाती, या किसी के चेहरे पर शोखी या फिर नदामत की हल्की सी रो ब्लश होकर हेड ब्रश से हल्की ज़र्ब पहुँचाते हुए क्या क्या याद रखे, क्या क्या भूल जाए। लामतनाही सवालात का सिलसिला जारी रहता। अम्मी सही कहती थीं, वहाँ जाकर ज़रूर हामी भर लेगा साकिब। हर्फ हर्फ ठीक था। किसी की शख्सियत का सहर ऐसा बिखरा था कि वो मजबूत आसाब का मालिक भी मुतज़लज़ल हो बैठा था। काश वो जाता ही नहीं। अम्मी इस रोज़ फ़ोन करने के बाद बहुत खुश थीं। वो हैरान, कुछ उलझा उलझा बैठा था। इसे क्या गोहरे नायाब की खुशखबरी सुन ली है कि अपने आपे में नहीं? दुल्हन तुम में से जो भी तैयार हो, ज़हनी तौर पर वो चलने के लिए तैयार हो जाओ। और मदों में मेरे साथ आसिफ ही जाएगा। बड़े भैया का नाम ले डाला। हम तीनों ही तैयार हैं अम्मी, कोई ख़ास खबर है क्या? बड़ी भाभी किचन से निकल आईं। हाँ, वहाँ सब राज़ी हैं। तारीख रखने जाना है साकिब के लिए। सच? भाभियाँ चहक उठीं। हाँ भाई, सब इसी हफ्ते चलना है। हमने बकर ईद पर तारीख रखी है। वो हक्का बक्का था। सब तैयार हैं? ज़ेर लब बड़बड़ाया। कहीं एक सर खुशी भी दौड़ी थी। शायद इसीलिए खुदा ने दिल भी मिला दिया। और मैं कितना बेवकूफ़ कि खुदा की ऐसी मसलहत को समझा भी नहीं। लेकिन हल्की सी कमतरी का एहसास कहीं कलबला ज़रूर रहा था। इतनी ढेर सारी सरसारियों पर भी तालीमी एहसास और इस पर नाजा किसी का चेहरा ज़रूर गारत का सबूत बन रहा है। अम्मी डेट रख कर आ गईं और आते ही तैयारियां शुरू कर दीं। तुम्हारे चाचा जान भी आने वाले हैं। जाहिर है बेटी देनी है तो एक बार अज़ीज़ सर नो घर बार तो देखेंगे ही, उन्होंने इतला पहुंचाई। वो बाकायदा अफशीन के कपड़ों, जूतों, चूड़ियों का नाप लेकर आई थी। अब ज्वेलर्स के फेरे लग रहे थे। नज़दीक होता तो अफशीन को साथ ही ले लेते।
पसंद नापसंद में शरीक रखते, अम्मी बड़बड़ाई। वो आती हमारे साथ ऐसे शर्माई बैठी हुई थी, अरूसी जोड़े का रंग तक पूछा तो बताया नहीं। माशाल्लाह अच्छी तरबियत है, बेबाकी नहीं है। सब कुछ हमारी पसंद पर छोड़ दिया है तो अच्छा ही मुंतखब करेंगे। बेशक कम पढ़ा लिखा घराना था, लेकिन इन हुए फैशन से आगाही भाभियों को भी थी, भाइयों को भी। और अम्मी ने तो कभी पहने ओढ़ने के मामले में रोका टोका ही नहीं हो। नए फैशंस के कपड़े भाभियाँ पहनती और सोबर रंगों में जदीद प्रिंट अम्मी को पहनाती। ज़िंदगी बेहद आसान थी। वैसे वाकई चचा जान की तरबियत की दाद तो देनी पड़ेगी, वरना मुझे तो पूरी उम्मीद थी कुछ हो ना हो अफशीन ज़रूर इनकार कर देगी। अपनी माँ के पास तालीम पाई होती तो ज़रूर इनकार कर देती, फिर क्या मजाल थी हमारी। चची जान ने तलाक लेकर सूदिया वाले कज़न से शादी कर ली थी। वो अफशीन को छोड़कर सूदिया जा बसी थीं। सब इनकी ज़ुबान की तेज़ी से वाकिफ़ थे। अफशीन ने भी माँ को मुतमईन देखकर बचपन से ही बाप के साथ समझौता कर लिया था। फिर भोले से भी माँ का नाम नहीं लिया। चाचा जान ने ख़त लिखकर इतला दे दी थी। इन्हें अफशीन की शादी का जवाब यही आया कि अफशीन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वैसे भी ये पुराना मुआहदा था जिससे वो ना आगाह नहीं थीं। भाभियों ने मैरून और फ़ॉन कलर के लहंगा कुर्ता का ऑर्डर दिया हुआ था। तैयार होकर आया तो नज़रें नहीं ठहर रही थीं। दुपट्टे और लहंगे पर चमचमाता जाल बिखर पड़ा था, जैसे कहकशां उतर आई हो। और कुछ ही दिनों बाद जोड़े की मालका खुद पर इसे सजाए इसके कमरे में बैठी थी। जिस किसी ने भी कपल को देखा था बेख्तियार दाद दी थी। अभी अभी भाभियों और बहनें इसे इस कमरे की मालिक बनाकर गई थीं। शजदर कर देने वाला हुस्न सामने था। तुम खुश हो? नाजुक नाजुक चूड़ियाँ पहनाते हुए इसका पहला सवाल यही था। जवाबन इसका सर झुक गया था। मुझे जवाब दो अफशीन जुबान से, जो कुछ तुम्हारे दिल में है। हल्के हल्के खदशात फिजा में लहरा रहे थे। काफ़ी देर खामोशी ही रही थी। तुम्हारी खामोशी से मैं कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज़रा साफ गो किस्म का बंदा हूँ, सो हर मामलात भी मुझे मसफ़ा पसंद हैं। क्या चाचा जान ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की? इसके हाथ दुपट्टे के पल्लू को दुरुस्त करने उठे तो जलतरंग सी हरसू बज उठी। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? वो भी परेशान हो चुकी थी इसके तफ्तीशी रवैये पर, अपने और तुम्हारे दरमियान किसी फ़र्क को देखते हुए। क्या फ़र्क को? इसकी हैरान कजारी आंखें उठीं तो इसके सारे सवालात अंदर ही गुम होते नजर आए। सारा तफ्तीशी अंदाज जहन में ही हलूल कर गया। यही कि मैं जज्बात भरा दिल रखने वाला इंसान हूँ, और तुम जैसी खुश्क व बोर लड़की के साथ कैसे गुजारा होगा। सिर्फ इस वक्त हल्के फुल्के होने का दिल चाहा। यह अंदाज़ा कैसे लगा लिया आपने? माजूब होते हुए नज़र चुरा ली। मेरी आमद पर तमाम बातों से वाकफियत के बावजूद तुम्हारे अंदाज में कोई झिझक ना थी। दिलचस्पी से इसके रूप को देखा। मैं असूल परस्त लड़की हूँ। कबल इस वक्त एहसासात में गिरफ्तार होने के बजाय मजबूत बुनियादों पर यकीन रखती हूँ, इसलिए मेरा रवैया सो था। और अब क्या एहसासात हैं? हर गलत अंदाजे के बाद एक सही अंदाज़ा भी लगा लें। नाजा होकर बोलते हुए इसे देखा। वैसे आप क्या कम बोरियत शो कर रहे थे? पापा के कहने पर फंक्शन अटेंड करने आए थे, हालांकि इतना मैंने चाहा था कि आप अपनी खुशी से आएँ। एक नए ही रूप में वो सामने थी। कितनी रिवायती, कितनी अपनी अपनी सी लग रही थी। कैंडल वाली शहजादी से अक्सर मुख्तलिफ, जैसे सारा रूप सारा हुस्न सिर्फ इसके लिए सजाया गया हो, साके महमूद के लिए। इसके रूप का नयापन इतना सजीला था कि इसे पिछली सारी सोचों पर एक लम्हे के लिए पेशामानी ही महसूस हुई थी। वलीमे की तकरीब सजे सजाए हॉल में जारी व सारी थी। चमक दमक का अजीब ही समा था, लेकिन जो सज धज इसके वजूद पर पजामा कुर्ता चेहरे की सारी जोत उजागर कर रहा था। अम्मी ने नज़र उतारी कि नहीं, अफशीन और साकिब की अरूसाबाजी ने इसे लॉकेट पहनाया। घर से निकलते वक्त ही उतार दी थी, लेकिन मुझे लगता है किसी की नज़र लगे न लगे साकिब की नज़रें ज़रूरी वार करेंगी। भाभी के शरारत भरे जुमले पर घनी मूंछों तले इसके लब मुस्कुराए थे। सुने ज़रा लड़कियां और भाभियां इधर उधर हुईं तो इसे जाने क्या सूझी, वो मुतवज्जा हुआ। प्लीज़ ये पैकेट ज़रा खोल दें। चुप रह रहकर मुँह खुश्क हो गया है। जल्दी से शाही सुपारी का पैकेट इसकी गोद में डाल दिया। निगाहों में शरारत मुश्तमा थी। साकिब ने जल्दी से हाथ में भींचा कि लोग कहीं मुतवज्जा ही ना हो जाएं। किसी ने कहा चुप रहो, बातें करो। कुंदन का टीका जगमगा उठा था। किससे? ऐसे हैरान हुई जैसे सारी शराफत टूट पड़ी हो। मुझसे और किससे? लोग कहेंगे दुल्हन बेहया है। इसे बेख्तियार हंसी आ गई। ऐसे मासूमियत से इसकी आंखें पटपटाई थीं। गलत तो नहीं कहेंगे? बमुश्किल कहकर जब्त किया था। आप भी? साकिब दबी दबी चीख उभरी। इसके अंदर गलका सा मच गया। इस वक्त वो बिल्कुल खामोश हो गई। जब हथेली पर सुपारी रखकर फांकने ही लगी थी कि भाभी कितनी सारी खवातीन और लड़कियों समेत वारिद हो गईं। ये क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। वो भाभी साकिब ने ज़बरदस्ती दे दी थी। वो कंग रह गया इसकी शरारत पर। फिर इन लोगों ने जो इसे तंग किया वो जच आ गया। वो बैठी अंदर ही अंदर मुस्काती रही। तुम पूरी पटाखा हो।
मौका मिलने पर इसने देखा इसने दोनों कजरों मेहंदी चूड़ियों से सजी हथेलियां जोड़कर माफ़ी के अंदाज में उठाया तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। बेख्तियार निगाहें चुराई कि वाकई इस तलस्सम होशरबा को वाकई नज़र लग जाए। बाजी आकर बैठी तो वो इनकी तरफ हो गए। मिसेस इश्तियाक और नसीम आंटी पीछे बातें कर रही थीं। इसका ध्यान इनकी बातों की तरफ हो गया। इतनी पढ़ी लिखी लड़की मान कैसे गई? ये नसीम आंटी की आवाज़ थी। मानने न मानने की क्या बात है, आजकल तालीम तो सानवी हैसियत इख्तियार कर गई है दौलत के आगे। खाते पीते ख़ानदानी लोग हैं, बस हाँ हो गई। सही कह रही हैं आप, लेकिन गौर किया जाए जो लोग इमारत को कुछ मानते हुए रिश्ते बांधते हैं सब के सब बेजोड़ होते हैं। इसके जहन में यकदम स्पार्क सा हुआ। जिस एहसास को अफशीन की बातों ने मिटा डाला था फिर से बगोले की तरह उड़ने लगा, धीरे धीरे तेज़ होने को। लफ्ज़ बेजोड़ पर तौहीन रग रग में सरायत कर गई। मैं तो अपनी फ़ायज़ा की शादी इसके हस्बे हाल करूँगी। एक सारी उम्र तालीम व तरबियत में इसलिए माँ बाप सर्व कर देते हैं कि आखिर में एक अनपढ़ के हवाले कर दिया जाए। इसकी मुठियाँ भींच गईं। फ़ायज़ा तो है ही नहीं इस माइंड की कि एक जाहिल के साथ एडजस्ट कर ले। आपा सोच समझ कर रिश्ते कीजिएगा। तो अफशीन लगती है कि एडजस्ट हो जाएगी? कतई नहीं, देखना ज़्यादा दिन नहीं बन सकेगी। लोगों को खुशियों के मौके पर खुश होने और इन खुशियों के दायम होने की दुआ के लिए बुलाते हैं, लेकिन इन ज़ुबानों का क्या किया जाए जिसके पीछे बदवाइया जहनीत की कारस्तानियाँ हों। फिर देखा कहीं फ़ायज़ा के लिए कोई। अब गुफ्तगू का रुख किसी और की तरफ मुड़ गया, लेकिन इसके जहन में छुपा सारा फसाद सामने आ गया। दान पर दान जमाए तकरीब में शरीक रहा, या कभी दर्जीदा निगाहों से अफशीन के मुस्कुराते चमकते मुतमईन चेहरे की तरफ देख लेता। वह हैरान थी अचानक इसके बदल जाने वाले मूड पर, बर्फाप लहजे पर। तबीयत ख़राब है क्या? वापसी पर चेंज करके वो नमाज के ख्याल से एक क्यूटिक्स उतारने लगी। वो शीशे के सामने इसे बेड पर मज़े से चढ़े देख रहा था। क्यों, मेरी तबीयत को क्या होना है? वही सर्द मेहरी रुई का पाहा फेंक कर इसके सामने आ गई। शायद खुशी के मारे ज़्यादा खा लिया हो, और मेरा इस वक्त मजाक का बिल्कुल मूड नहीं। अपना काम करो, मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। इसकी शोखी को अक्सर नज़रअंदाज करके इसके हाथ झटके। कई चूड़ियाँ टूटकर कालीन पर बिखर गईं। इसका चेहरा फक हो गया, सारा चंचलपन हवा हो गया। शायद आंखों का फर्श भी गीला हो गया था। दिल भी सदमे से कंग रह गया। इसके गुमसुम चेहरे को देखकर एक लम्हे को नदामत ने आन लिया। सॉरी, पता नहीं अचानक क्या हो गया, और ये इतनी सारी चूड़ियाँ तुमने क्यों चढ़ाई हुई हैं? यहाँ से वहाँ तक धनक रंग चूड़ियाँ खनखना रही थीं, लेकिन वो तो चुप बैठी थी। पढ़ी लिखी लड़कियां तो बस एक ब्रेसलेट या ज़्यादा से ज़्यादा दिल बहलाने को बोलने लगा, लेकिन फ़ौरन ही खामोश हो जाना पड़ा। वो हाथ पर हाथ धरे जाने के इन सोचों में गुम हो गई थी। प्लीज़, गलती हो गई। इसका चेहरा उठाया। आपको जहाँ जाना है जाएं, मैं भी ज़रा नमाज पढ़ लूँ। हाथ खींचकर तकरीबन भागती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। ज़हनी कशमकश में और इजाफा हो गया। दूसरे तीसरे रोज़ इसने गौर किया था, सिर्फ 2-3 चूड़ियाँ चढ़ाए वो कुछ लिख रही थी। चेहरे पर किसी शरारत का शायबा तक ना था। इसे कब इसका ये रूप अच्छा लगा था? कहीं कोई संगीन गलती ना हो जाए। इसके चेहरे की शोखी छीन कर क्या लिख रही हो? इसने नज़रें उठाई। रेशमी बाल शानों पर बिखरे पड़े थे। आदला को लेटर लिख रही हूँ। कोई दोस्त ही होगी। वो दोबारा मसरूफ़ हो गई थी। इंग्लिश सतूर पर वो नज़र दौड़ाने लगा। फ़ोन कर लिया करो ना। इसका पेन ऊपर से पकड़ लिया। लिखना बंद हो गया था। इसकी ताई अम्मा के कमरे में फ़ोन है, और जब भी फ़ोन करूँ वो बुलाकर नहीं देती हैं इसे। क्यों? बात बढ़ाने को दिल चाहने लगा। इसके डैडी से इनकी नाराज़गी चल रही है। चूँकि एक ही घर में क़याम है इसलिए गुजारा हो रहा है। बाज़ घरानों में ये ख़ानदानी रिश्ते कितने नापुख्ता हैं, और एक हम हैं कि नस्ल दर नस्ल मजबूत करने के चक्कर में सरगर्दा हैं। गंभीर लहजे में बोलते हुए इसके हाथ से कलम कागज़ एहतियात से लेकर साइड टेबल पर रख दिया। लिखने दें, सुबह पोस्ट करना है। इसके सारे एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। इतनी कम क्यों हो गई हैं चूड़ियाँ? इसकी कलाई पर किसी की उंगलियाँ रोम छिड़ने लगीं। आपको पसंद नहीं थी, मैंने तो सारी उतार दी थी। ताई अम्मा ने डांटा तो ये पहनी हैं। यकीन करो, चूड़ियों की जलतरंग का मफहूम तो अब मुझे समझ में आया है। किसी को मुतवज्जा करने का, किसी के जज्बात जगाने का बेहतरीन ज़रिया इजहार हैं। वो नज़रें झुका गई। हज़ार शोखियों शरारतों के बावजूद इसकी बातों का आगे मात खा जाती। कभी कभी आप बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आते। आ जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। वो पल में सबका गम फरामोश कर गई। बातों का जादू था इसके पास। वो लड़ती चली जाती, जबकि वो हैरान था इसके हर्जा इत्मीनान को देखकर, जिसकी बातों में शोखियों शरारतों के जुगनू चमकते रहते, लहजे में मुसर्रतों के फूल खिलते नजर आते। घर के बच्चों की ईद हो गई थी। हर वक्त गप्पो शरारतों में मुलविस रहने वाली चची जान आ गई थीं। इनके साथ यूं बच्चा बनकर शरारतें करती, शोर मचाती कि आया गया हैरान रह जाता। अम्मी भी कुछ न कहती। इस रोज़ भी इसके चंद दोस्त आए हुए थे।
किसी नए प्रोजेक्ट पर बात हो रही थी। बड़ी भाभी चाय बनाकर दे भी आई थीं, जबकि वो सारों को जमा करके कमीज का पिछला दामन पकड़े रेलगाड़ी बनकर खेल रही थी। साथ वो चक चक की आवाज़ निकाल रही थी और कोई विसल बजा रहा था। ऊपर से नीचे तक शोर ही शोर था। सब ऊपर का चक्कर इनका लग रहा था तो वो बेइंतहा डिस्टर्ब हो रहा था। हद होती है, अम्मी भी मना नहीं कर रही हैं और भाभियां वो तो यूं फरामोश कर देती थीं जैसे वो भी बच्चा ही हो। इसका दोस्त चार्ट लिए मकाम व तामीरात बता रहा था। लगता है तुम्हारे घर में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बेइंतहा शोर की आवाज़ आई तो खबर हो चुकी, रेलगाड़ी ऊपर आ चुकी है। अब दरवाजे के अंदर से गुजर रही थी। इसे खजालत सी महसूस हुई। यार बस बच्चे ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी इनके साथ शामिल हैं, बल्कि असल जड़ शरारत की वही हैं। ओह, इसने होंठ सुकेड़े। सरप्राइजिंग, फिर तो खूब तहलका मचता होगा। खैर तुम बताओ, छोड़ो इन्हें। शोर कुछ कम हुआ तो दोनों दोबारा मुतवज्जा हो गए। थोड़ी देर बाद दोबारा बेइंतहा शोर मच चुका था। पहले से भी ज़्यादा। कुछ टूटने की आवाज़ भी आई थी। क्या मुसीबत है? वो निकल आया। नीचे झांका तो पता चला सीढ़ियों पर पड़े 2 गमले इन लोगों की वजह से टूट चुके हैं। वो हिदायत दे रही थी कि सब टुकड़े तेज़ी से उठा लिए जाएं। अम्मी भाभी बड़े मज़े से इनकी हरकत का नोटिस लिए बिना सब्जी बना रही थीं। क्या मसला है भाई? तुम लोगों का शोर ख़त्म नहीं हो सकता? वो ऊपर से ही डपटा। बच्चे भी इसकी शैब पाए हंस रहे थे। पहले सहम जाते थे। इसने ऊपर देखा। बेवक्त काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। कॉन्ट ब्लू कपड़ों में वो दमक रही थी। तुमने ही सबको ख़राब किया हुआ है। अम्मी आप भी मना नहीं कर रही हैं, इतनी आवाज़ अंदर आ रही है। इसने आंखें निकाली। भाई जो कुछ खेलना है नीचे ही खेलो। वो मशवरा देकर मसरूफ़ हो गई। यानी खेलो ज़रूर। वो तब गया। अब तुम्हारी आवाज़ आई ना तो देख लेना, अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। वो तो लगा भी चुके पहले ही दिन। वार्निंग पर भी इसकी शोखी हनूस पर रही। अम्मी और भाभियाँ दबी दबी मुस्कुराहट बिखरने लगीं। वो घूरे गया। आप माफ़ भी करें, जब तैयार होती हूँ तो इतने इन्हमाक से दिखते भी नहीं। हाथ जोड़कर दोबारा बच्चों के साथ टुकड़े समेटने लगी। वो मुस्कुराहट जब्त करता पलटा। भाई बस करो, इतना ही काफ़ी है आज के लिए, वरना तुम्हारे चचा सचमुच मुझे कत्ल करने के फैसले पर गौर करने लगेंगे। आवाज़ बुलंद। इसे सुनाकर चीख पड़े। वो जा चुकी थी। जान गए भाई, भाभी हमारी एतमाद से भरी हुई हैं। अहमद ने सताइश पेश की। वो मुस्कुरा दिया। दौलत, मोहब्बत, जहानत और सबसे बढ़कर तालीम इंसान के एतमाद में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। वो ठिठक गया जबकि अहमद अपनी रो में बोला गया। यूं भी लगा जैसे एक नहीं कई अहमद इसका मुंह चढ़ा रहे हों। नसीम आंटी भी कहीं से तासुब भरी नज़रों से देखने आ गई हों। हमारे अंकल इनायत भाभी के पड़ोस में ही रहते हैं, इस्लामाबाद में। वो तो मदाह हैं इनके टैलेंट जहानत के। वो कहते हैं कि भाभी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में लेक्चरार्स के लेक्चर्स पर कमेंट्स देती थीं। लगती ही नहीं इतनी तेज़ ज़हीन व फ़तीन लड़की शरारतों के दौरान इसके अंदर भी सुलगने लगी। ये देखो दूसरा नमूना। इसने चार्ट आगे किया, लेकिन वो सुन और देख कहाँ रहा था। इसे अफशीन तो बहुत ऊंची नज़र आ रही थी और ख़ुद को बहुत पस्त देख रहा था। बस यही मुआजना होता नज़र आ रहा था। दिमाग घूम रहा था। वो अगर अपने जहन से निकालना भी चाहता तो बैरूनी बातों का गुबार अपने हिसार में ले लेता। इसने कमतर ना कहलवाने के लिए बचपन से अपनी उंगलियां फगार की। इतनी मेहनत की कि आज अकेला सारा काम संभाल सकता था। कंपनी का खुद को माशरे के मयार पर पूरा उतरने के लिए नौजवानी के सारे ख्वाब मिटा डाले। दिन रात मशीन पर सर झुका रहता। वर्कर तो खुद को संभाल कर उठे। अब जिंदगी का ये मोड़ इसने कौन सा खिताब देने आया था? कल पापा का फ़ोन आया था। साकिब कपड़े वार्डरोब में सेट करते हुए वो चहकी थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? खालियत ज़हनी से वो बोला। कह रहे थे बेटी गई तो हमें भूल ही गई। साकिब ले चले ना पापा के पास। करीब आकर इसका हाथ थाम लिया। बहुत याद आ रहा है घर। जाहिर है जिस घर में मेरा बचपन गुजरा, मेरी शख्सियत नमू पाई, जहाँ मैंने बोलना सीखा, वही घर तो है। कितना मान था इसके लहजे में। सही कह रही हो। यहाँ तुमने देखा ही क्या है? इस्तेज़िया मुस्कुराहट लबों पर सज गई, लेकिन वो चौंक सी गई। क्या मतलब? यहाँ मैंने आपको देखा है, मोहब्बत का दूसरा रूप पाया है, रिश्तों नातों की खूबसूरती देखी है। इस घर ने मुझे परवान चढ़ाया है। इस घर में मैंने कदम जमाए हैं, पैरों तले ज़मीन और सर के ऊपर आसमान देखा है। इस घर और इस घर की तो कोई कैद भी नहीं। जज्ब के आलम में बोलते हुए इसे देखा। वो नज़रें चुरा गया। बोलकर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, जैसे तूफान से पहले का सकूत छा चुका था। बची तो नहीं थी, जैसे चुपते फिक्रे के बाद बहला लिया जाता। जितनी दमक चेहरे पर थी सब उड़ गई। जाने क्या सोच रही थी, क्यूटिक्स खुरचते हुए। लेकिन इस बार इसे मासूमियत, खामोशी, खूबसूरती का कोई अंसर पाया। कमतरी का एहसास वजूद को मुतज़लज़ल कर रहा था। मुंह तक रज़ाई लेकर पड़ गया, करवट बदल ली।
चंद दिन दबे पाँव बहुत खामोशी से गुजर गए। एक दबे सा धुंधला पर्दा दोनों के बीच आ पड़ा था। साकिब की खामोशी पुकार पुकार कर अफशीन को यकीन दिला रही थी कि दिल में कोई चोर दरवाज़ा खुला पड़ा है। अगर वो बात मजाक की हद तक होती तो फरामोश भी हो जाती। क्या मसला है, आखिर शेयर क्यों नहीं कर लेते? घर में हर जा खामोशी देख देख कर ऐसा दिल उबा था कि यहाँ हर पल बोलने को दिल चाह रहा था। इसीलिए तो सारे बच्चों को महवर बनाकर खुद घूमती रहती, कोई रोक टोक ना थी। लेकिन कभी कभी ये सूरत हाल बहुत तकलीफ़ देती। साकिब के साथ इसकी बेरया मोहब्बत यही डिमांड करती कि इसकी शफाफ चाहतों का हिसार इसके इर्द गिर्द तना रहे। फिर वो उलझनों में घिर जाती। इसके चेहरे पर इस्तराब देखकर भाभी कमरे में दाखिल हुई थीं। इसने बुक छोड़ दी। तुम कमरे में घुसी हुई हो, बच्चे इसी इंतज़ार में हैं कि कब निकलोगी। था भी शाम का टाइम, जब चाय के बाद वो सब मिलकर कहानियाँ सुनते, गाने गाते, दरख्तों से फल तोड़ते। साकिब ने कनखियों से देखकर नज़रें हटा लीं। मैं भाभी आ ही रही थी, ज़रा सर में दर्द था इसलिए बैठ गई थी। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं इन्हें समझा देती हूँ। नहीं बच्चे भला क्या समझेंगे, इन्हें तो तफरीह चाहिए ना। तुम समझाना क्या चाहती हो, खैर तो है? भाभी के शरारत भरे जुमले पर चेहरे पर हर्जा रंग बिखर गए। ऐसी कोई बात नहीं, आ रही हूँ मैं, चलें। झीम कर हैंड ब्रश उठा लिया, वो निकल गईं। चलें बाहर, भाईजान आ चुके हैं सब। हल्का सा पर्दा सरकाकर इसे मुखातिब किया। इसने इस बात में सर हिलाकर बेड छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद छोटे उसामा को गोद में बिठाए सबको जमा किए वो कहानी सुना रही थी। बाकी सब चाय पीकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। बच्चों के चेहरों पर जो महवियत थी कि वो काबिल सताइश थी। फिर आंटी, फिर शहजादी ने क्या किया? वो लॉन में सामने ही बैठा था। इसे क्या करना था? वो शहजादी को देखने इसके घर पहुंच गया। आवाज़ बुलंद हो गई। क्यों? माहीन ने एतराज़ उठाया। भाई, इसने तारीफ जो इसकी इतनी सुन ली थी, अब वो इसकी काबिलियत अपनी आंखों से देख लेना चाहता था। जाहिर है सुनी सुनाई बात पर कौन यकीन करता है। इसके दिल में चिराग से जलने लगे। शहजादी के रख रखाव को इसने अपनी आंखों से देख तो लिया, लेकिन शहजादी ने इसे कोई लिफ्ट नहीं दी। क्यों आंटी? इसे पता चल गया था कि वो इसे चेक करने आया है, इसीलिए इसे इस बात पर कुछ एतराज़ था। खैर जनाब, इसने कोई लिफ्ट न दी, बिल्कुल भी कंपनी न दी। आखिर तंग आकर शहजादे ने इजहार मोहब्बत कर डाला। शोखी आंखों से टपक रही थी। क्या मैंने कब तुमसे कुछ कहा था? बेख्तियार इसकी ज़ुबान फिसली और इसकी हिलकिलाहट आसमान को छूने लगी। वो नादिम हो उठा। बच्चे अलग शोर मचाने लगे थे। बड़ा सऊद तो खसूसन हुटिंग कर रहा था। वो जाने लगा। देखो बच्चों, इसी को कहते हैं खुशफहमी, जिसका कोई इलाज नहीं। मैंने आपको शहजादी कहा नहीं। सबको इसके अंदाज में नफ़ी में सर हिलाने लगे। लेकिन तुम्हारे चचा खुद को शहजादा ज़रूर समझ बैठे। मुस्कुराहट छुपाए वो कमरे में आ गया। थोड़ी देर में वो भी आती दिखाई दी। चेहरा बहुत हंसने की वजह से सुर्ख हो रहा था। आ जाऊं शहजादा सलीम? इजाज़त तलब की। वो घूरने लगा। हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए। प्यार ही प्यार हैं हम पर भरोसा कीजिए। गुनगुना कर वो दोजानो हो गई। दुनिया की हर तल से दामन बचा सकता है इंसान, मोहब्बत से नहीं, जो इसकी सरशत में शामिल है, जो इसकी जबलत है। तुम चली तो जाओगी, यहाँ बच्चे बड़े उदास हो जाएंगे। अम्मी से जाने की बात की तो वो प्यार से देखने लगी। हम भी जाएंगे। सब दाएं बाएं बैठे ही होमवर्क कर रहे थे। हाँ सब चलो, बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग मरी, कलर कहार, हर जगह घूमेंगे। इसकी तरफ से खुली इजाज़त थी। ना चंदा, इन्हें बहुत सर पर ना चढ़ाओ। जब तुम अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाओगी तो इन्हें बहुत कमी महसूस होगी तुम्हारे इस अंदाज़ की। बच्चा होगा या यूनिवर्सिटी का पेपर, ख्वाह मसरूफ़ हो जाऊंगी। ये सब के सब मेरे दोस्त हैं और दोस्तों को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। वो भी किसी इम्तहान से कम नहीं होता। इसे आप संभाल लीजिएगा, ज़्यादा ही सयाना हुआ तो। जाहिर है बाप पर तो जाएगा। आंखें मटकाकर अम्मी की गोद में सर घुसा लिया। वो हंस रही थीं। मुझे खबर नहीं थी मेरे इतने संजीदा बेटे की बीवी इतनी खैर संजीदा होगी। अरे अम्मी, हर माँ को अपना बेटा ऐसा ही गाउदी लगता है। अंदर से वो पूरा होता है। साकिब भी ऐसे ही हैं। पूरे वसौक से इसने गारंटी दी थी। ज़हनी तौर पर वो तैयार थी, साकिब से भी इजाज़त ले ली थी। लेकिन माहीन और जावेद के पेपर शुरू हो गए। इनको पढ़ाने का शुरू से ही मसला रहा था। भाईजान ट्यूशन रख कर देते थे तो ट्यूटर की बारोब शख्सियत की वजह से वो पढ़ भी नहीं सकते थे। इसने आकर ये मसला भी हल कर दिया था। दोस्ती मोहब्बत की वजह से सब के सब इससे पढ़ना चाहते। वो समझाती भी ऐसा थी कि लफ्ज़ लफ्ज़ वो पिक कर लेते थे। अब इसके जाने के दिन आए तो यह मसला खड़ा हो गया। ठीक है, मैं इनके पेपर्स के बाद चली जाऊंगी। इसने बैग से कपड़े निकालने शुरू कर दिए। पागल हुई हो, यहाँ एक के बाद एक का ये इम्तहानी सिलसिला चलता रहता है। कब तक रुकोगी? फ़रा भाभी ने समझाया। लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं चाहूँगी। वहाँ जाकर भी इन्हीं का ख्याल आता रहेगा। कुछ दिनों बाद सही।
अभी साकिब भी तैयार है, चली जाओ वरना इनके पास मसरूफियत के बहाने भी बड़े होते हैं। जैसे अब तैयार हुए हैं वैसे हो जाएंगे। इसने इनकार कर दिया। शाम को पापा की तरफ फ़ोन भी कर दिया कि अभी नहीं आ रही हूँ, कुछ दिनों तक सही। अब बाकायदगी से रात को खाने के बाद सब पढ़ने के लिए बैठ जाते। इसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से लाउंज में ही सब बराजमान हो जाते। कुछ खुदा का अच्छा ही करना हुआ था कि वो नहीं गई थी। इधर अचानक अम्मी की तबीयत बेहद ख़राब हो गई। पेट के निचले हिस्से के राइट साइड पर दर्द उठा था। बुखार साथ साथ नमूदार हो गया। दर्द कमर के नीचे तक सफ़र करता, साथ मतली और उल्टी भी आने लगी। अचानक ही सब परेशान हो गए थे। अम्मी की तकलीफ़ की शिद्दत से बुरी हालत थी। दर्द वाली जगह पकड़े बैठी रही थी। भाईजान अस्पताल ले गए, जहां फौरी इन्हें एडमिट कर लिया गया। साकिब दीगर ज़रूरत की अशिया लेने घर आ गया। वो अम्मी के साथ साथ थी। दो भाभियां घर पर रुकी थीं। देखभाल के लिए पूरा घर दुआगो बन गया था। डॉक्टर ने लेबॉर्ट्री टेस्ट और दीगर एग्जामिनेशन किए और फिल वक्त मेडिसिन दे दी, जिससे कुछ तबीयत संभली। जिस वक्त लेबॉर्ट्री टेस्ट आई, साकिब और अफशीन ही मौजूद थे। डॉक्टर ने साकिब को रिपोर्ट पकड़ा दी। नर्स भी इसी वक्त इंजेक्शन लगाने आन पहुंची थी। इन्हें अपेंडिक्टिक्स है। शुक्र है बर वक्त पता चल गया, अगर इलाज से ठीक ना हुआ तो हम ऑपरेशन कर देंगे। इसने हाथ से रिपोर्ट लेकर देखनी शुरू कर दी। तौहीन की आग में वो सुलग उठा। WBCS को इंटेंटी बढ़ी हुई है डॉक्टर साहब, और ESR भी तशवीश से वो बोली। हाँ, इन सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है। एक डॉक्टर के लिए इससे बढ़कर केसेस मौजूद होते हैं और इन सूरत हाल का सामना हमें पता करना ही पड़ता है। बहरहाल फ़िक्रमंदी की बात नहीं, इंशाल्लाह कुछ एहतियात से काबू पाया जा सकता है। सबसे बढ़कर फ़िक्रमंदी तो ये है BP शूट कर जाता है। वो यूं ही महू गुफ्तगू थी जैसे कमरे में कोई है ही नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फ़िक्रमंदी से मसाइल हल नहीं होते, अल्लाह पर भरोसा रखें। वो तसल्ली देकर चले गए। इधर तो आतिशफ़िशां पापा था जो कब का बह निकलता अगर अम्मी की हालत का ख्याल ना होता। वो फ़िक्रमंद सी स्टूल पर बरजमान हो गई। दवाओं की लिस्ट, दवा भी जाकर ले आता हूँ। सर्द व रूखे लहजे में इससे मुखातिब हुआ। जी तो चाह रहा था इसके एतमाद, इसकी तालीम के परखचे उड़ाकर रख दे। खुद हाथ में रिपोर्ट लेकर क्या साबित करना चाहती थी कि क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं। एक मिनट, वो इनकी चीज़ें सेट कर रही थी। मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ और कोई काम नहीं मुझे। घर जाकर भाईजान को भी भेजना है। वो चिंगाड़ा, क्या हो गया है आपको? अम्मी को अभी अभी नींद आई है, जाग जाएंगी। वो रूहानसी हुई। ज़्यादा पारसा मत बनो, अतात गुजारी जैसे तुम पर ही तो ख़त्म है। क्या रूप था काट खाने वाला। इस अंदाज पर वो जान मारती। नज़रों में वो आरती उतारती, निगाहें ढूंढती रह जाती जो कभी कभी अब्रे रहमत की तरह इस पर बरस जाती थीं। इससे कबल के मुज्तमा आंसू पलकों की दहलीज तोड़कर बाहर निकल आते। प्रिस्क्रिप्शन इसे पकड़ा दी। अम्मी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभल गई, लेकिन वो खुद मुस्तरब हो गई थी। इसके बदले हुए अंदाज देखकर जो अब संभलने में ही नहीं आ रहे थे। कोई बात पूछी तो जवाब देता, वो भी ऐसे सर्द लहजे में कि अफशीन को अपने रगोपे में ठंडक उतरती महसूस होती, वरना खामोश नज़रों से देखे जाता। वो अपनी ख़ता पूछ भी नहीं सकती थी कि काट खाने को दौड़ता। इस रोज़ भी वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। उज़्मा का फ़ोन आया हुआ था। कभी कभी उर्दू में बात करते हुए इंग्लिश की तरफ आ जाती तो वो खोल उठता। अम्मी लेटी लेटी प्यार भरी नज़रों से अपनी आलिम फाजिल बहू को एक नज़र देख लेती। बालों की लटें कानों के नीचे अड़सती क्या रवानी से इंग्लिश बोल रही थी, साथ हल्की हल्की मुस्कुराहट जो कभी खिलखिलाहट में बदल जाती। इन्हीं इंग्लिश के जुमलों में कई बार अपना नाम भी सुना था। ये सही है ऐसी ज़ुबान में बात की जाए जो किसी की समझ से बाहर हो, पता न चले बोल क्या रही है, तारीफ़ कर रही है कि तनकीद। वो उठकर बाहर चला गया। अफशीन को अपने घर लाकर इसने गलती तो नहीं कर दी। कई बार सोचों के तसलसल में इस किस्म के ख्याल की रुकावट भी आती, बेचैनी बढ़ती ही गई। कई बार जहन में वही सीन घूम गया जब वो कैंडल हाथ में लिए खड़ी थी और इन रोशनियों में सुर्ख सफ़ेद रंगल का हामिल लड़का इसे गौर से देख रहा था। सोने पे सुहागा का काम करने वाली बात यह हो गई कि जिसके साथ शुरू में पार्टनरशिप की थी वो लड़का एक रोज़ मिल गया। शुरू से ही इनमें बेतकल्लुफ़ी चलती थी। बातों बातों में कहने लगा, और साकिब भाभी का रोब तो बड़ा चलता होगा, MA इंग्लिश हैं आखिर, बल्कि उन्होंने तो पूरे घर पर हुक्मरानी चलाई होती होगी। कितनी बार वो तौहीन की आग में जला भुना था। इस वक्त भी कई निकाहों की हिकारत अपने वजूद पर नेज़े की तरह चुभती महसूस हो रही थी। काश ये लड़की भी अनपढ़ होती, किसी उलझन के बगैर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सोच भी डर आती। इससे नफ़रत नहीं थी, नफ़रत तो इसके तालीमी एतमाद पर थी, वरना वो तो जब इसे देखने गया था इसी वक्त दिल हार बैठा था। अब भी दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती हुई ही महसूस होती थी, लेकिन लम्हा लम्हा कमाईगी का एहसास मोहब्बत पर हावी आ जाता। इन दिनों भी वो इसी किस्म के तूफान में घिरा हुआ था। रात को जावेद और माहीन की पढ़ाई शुरू हो गई। लाउंज में सर्दी लग रही थी, सो कमरे में ही सबको खींच लाई। अनीता और बाबर कहाँ हैं?
ख्याल भी तो इसे सबका रहता। दोनों को बुलाया है आंटी, अनीता तो तैयार है, बाबर नहीं आ रहा। सबा ने इतला दी। क्यों? वो कह रहा मुझे नहीं पढ़ना, सुबह स्कूल भी नहीं गया था। आंटी वो पढ़ाई में नालायक भी बहुत है। अच्छा ठहरो, मैं खुद इसे बुलाती हूँ। वो उठने ही लगी थी कि भाभी इसे ले आई। ये लो तुम्हारा मुजरिम, कान पकड़ाओ या मुर्गा बनाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चलती हूँ तुम्हारे भाईजान के लिए सुबह के कपड़े प्रेस करने। वो चली गई। क्यों भाई, पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे? बोलो शाबाश। वो नादिम क्या बोलता, सर झुकाए खड़ा रहा। मैं अच्छा नहीं पढ़ाती। नफ़ी में सर हिल गया। देखो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे? सोने की कोशिश करते हुए साकिब के कान खड़े हो गए। तुम्हें पता है हमारे बुजुर्गों ने अपनी शख्सियत कैसे उभारी थी कि आज भी इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। उन्होंने अपनी सारी दिलचस्पियों की कुर्बानियों लेकर लालटेन की रोशनी में पढ़ा, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते रहे हैं। मिस कहती हैं तुम नहीं पढ़ सकोगे। दीगर लड़के इतने आगे निकल गए हैं कोर्स कवर करने में, मैं अभी इब्तिदा में हूँ। वो कहती हैं तुम फेल हो जाओगे, इसलिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। नन्हा बच्चा मिस के तंज को क्या जाने। भाई पास होने के लिए पढ़ा ही ना जाए, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाया जाए। मैं खुद कल तुम्हारी मिस के पास जाऊंगी कि बच्चे को समझाने के बजाय डिस्करेज क्यों कर रही हैं वो। और आज तुम खुशखबरी सुन लो कि तुम पास से नई पोजीशन भी लोगे। कैसे आंटी? वो मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद था। वह ऐसे मेरी जान के मैं तुम्हें मेहनत कराऊंगी और तुम करोगे सब। ज़रा सी मर्ज से तुम नुमाया मकाम पालोगे। अपने पास बिठाकर बालों में उंगलियां फिरने लगी। देखो तुम्हारी आंटी ने भी तो मेहनत की है ना, रात को रात न जाना, दिन को दिन नहीं समझा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं माशरे में सर उठाकर जी सकती हूँ। बड़ा गरूर है मोहतरमा को अपने इल्म पर। इसकी कनपटियों की शरियानें फिर फड़कने लगीं। मैं हर बात का जवाब दे सकती हूँ, सर नहीं झुका सकती, क्योंकि मेरे पास इल्म का एतमाद है। यूं ही लगा जैसे इसे सुना रही हो। और फिर तुम लड़के हो, लड़कों की तो आन बान ही तालीम में है। इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। एक एक कदम अंगारों पर रखता वो आ रहा था। वो घबरा कर खड़ी हो गई इसकी आंखों की वहशत देखकर। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? हकलाते हुए दरियाफ्त किया। नींद आ जाती तो तुम्हारा लेक्चर कैसे सुनता। इस कदर अहानत कि वो हैरान रह गई। चलो बच्चों, तुम लोग अपने अपने कमरों में। इन लोगों को डपटा सब भाग गए किताबें लिए। इन लोगों को पढ़ना था साकिब। तुम जिसे पढ़ाना चाहती हो वो सामने है तुम्हारे। पढ़ाओ जो कुछ पढ़ाना है। तालीम के हक़ में जितने दलाइल देना चाहती हो दे लो। मेरी जहालत का जितना मजाक उड़ाना चाहती हो उड़ा लो। चिंगार पर हाथों पैरों से पसीने छूट गए। नहीं साकिब नहीं, खुदा ना करे। इसे अपनी एहसास बरतरी में तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। इस रोज़ भी डॉक्टर के सामने मेरे हाथ से रिपोर्ट लेकर ख़ुद को तालीम याफ्ता शो करना चाहती थी। ऐसे ऐसे इंकशाफात थे कि हैरानी के साथ वो ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके दिल में कैसे कैसे नाग पल रहे हैं जो फन फैला खड़े होने को मौके की तलाश में हैं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो पूरी की पूरी आंसू के रूप में ढल गई थी। तुम क्या सोचती हो, क्या कहती हो, मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। एक जाहिल के साथ शादी करके मजबूरी का सौदा निभा रही हो। बच्चे को पढ़ाने के बजाय मुझे सुना रही थी तुम। मुझसे ही गलती हो गई तुमसे शादी करने की। निगाहों से उबलते शरारे में वो झुलसी चली जा रही थी। जिंदगी ये किस नहज पर ले आई थी जिसका तस्वर भी इसने नहीं किया था। अपनी रजामंदी सिर्फ इसलिए जाहिर की थी कि तालीम की कमी के अलावा और इसकी ज़ात में कोई कमी ना थी। मेहनत पसंद, बुर्दबारी, जफाकशी, खूबसूरती सब कुछ यकजा थी। तालीम ज़िंदगी बरतने का सलीका ज़रूर सिखाती है, लेकिन कुछ लोगों को ज़िंदगी के तजुर्बात ये सलीका सिखा देते हैं और कुछ लोगों पर खुदाई तोहफे की तरह उतरती है। साकिब भी इन्हीं में से एक नज़र आया था। सो पापा के पूछने पर सर झुका दिया था। लेकिन तालीम की कमी कम मायगी का शिकार रखती है ये इसने नहीं सोचा था। सब गलतफहमी है आपकी। सब आपके अंदर का चोर है जो खुलकर सामने आया है। बकवास करती हूँ मेरे सामने। भरपूर धप्पड़ गाल सुर्ख कर गया। हैरानी दर हैरानी थी। कोई तावील काम नहीं आ रही थी। कोई सफाई कारगर नहीं थी। पहले दिन से इसके धूप छाँव की तरह बदलते रवैये को महसूस करके भी खामोश थी कि शायद मिजाज ही ऐसा हो। लेकिन मिजाज ऐसा ना था, दरपर्दा कोई और ही मोहरक था। मैं पापा के पास चली जाऊंगी सुबह। गाल पर हाथ रखे बहते आंसुओं को समेटते वो बेड पर बैठ गई। तुम्हारा तो इरादा ही यही था, हमेशा से। हमेशा के लिए चली जाना। हम दोनों की सोचों में बहुत इख्तलाफ है। यही इख्तलाफ हमें एक दूसरे से बहुत दूर ले जाएगा। इसकी सफाकी पर देखे गई। एक और हंसते बसते खलियान में शरारा सा फूट पड़ा था। कहीं और एक छोटी सी बच्ची मामा पापा की लड़ाई सुनकर सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता अफशीन वाजिद। मैं अपने जहन व दिल को उलझनों में गिरफ्तार नहीं रख सकता। बेहतर है कि हम अब फैसला कर लें। पल में क्या से क्या हो गया था।
इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर बींच दिया था। कितनी खुश और मुतमईन थी इस भरे पूरे घर में आकर। ये कोई इससे पूछता। इसकी सारी शौखियाँ जाग उठी थीं। बचपन की शरारतें जो तन्हाइयों के तोदों में दब गई थीं, इतने ढेर सारे बच्चों को देखकर फिर से धमक उठी थीं। ये इसे नहीं समझा सकती थी। वो समझने की पोजीशन में नहीं था। वो लावा उगल कर दोबारा दराज हो चुका था। वो पिघल रही थी। सारी रात सोफे पर सुकड़े सिमटे गुजर गई। सुबह भारी पपोटों समेत वो तैयारी कर रही थी। अम्मी को हैरानी हुई, अभी तो बाहर क्यों नहीं निकली है। वो आखिर निकल ही आई। अम्मी, मैं पापा के पास जा रही हूँ। बोला भी नहीं जा रहा था। क्यों? तुमने खुद ही कहा था बच्चों के इम्तिहान के बाद जाओगी। चेहरा देखकर भाम गई थी कि कोई बात ज़रूर हुई है। फिर बच्चों ने भी रात का वाक़या सुनाया था कि चाचा जान ने आंटी को डांटा है। तैयारी करा दी है, बाकी वो खुद देख लेंगे। इससे पहले इम्तिहानों के दिनों में साकिब भी मदद करता था। कोई बात हुई है मुझे बताओ, कुछ समझाओगी? तुम दोनों को बिठाकर बेशक अबू से मिलने चली जाओ, लेकिन खुशी खुशी जाने में और रूठ कर जाने में कुछ फ़र्क तो होता है। मैं कुछ नहीं बता सकती। साकिब से पूछ लीजिएगा। मेरा दिल बिल्कुल मसवा है। मैं अपने ज़मीर के कटहरे में खड़ी हो सकती हूँ अपने हक़ में दलाइल देने के लिए। जिनके दिल में खोट है इन्हें अपने सामने खड़ा कीजिए। हद दर्जा दुख की इंतहा पर थी वो पापा के पास आ चुकी थी। इनकी गोद में सर दिए कितनी देर तक आंसू बहाती रही। मैंने तुम्हें चॉइस दी थी बेटा, लेकिन तुमने इधर उधर ना देखने की कसम खुद ही उठा रखी थी। जाने कैसे इनके दिल में ये जहर भर गया पापा के वो मुझसे कमतर हैं। यही एहसास पहले क्यों नहीं गालिब आया? क्यों मेरे लिए हामी भर ली? मैं तो फैसला करके खुश थी, इस घर में जाकर मुतमईन थी, लेकिन इनका फैसला क्यों इन्हें पछतावे की तरफ ले गया? मेरी तो गलती नहीं है ना पापा? मैं मामा जैसी तो नहीं बनी हूँ ना? इस घर के बिखरने में मेरा हाथ नहीं है पापा। मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। दोजानों बैठे बैठे रो रो कर वो परेशान थी। मेरी जान तुम रेस्ट करो, मैं कोई हल निकालता हूँ, समझाता हूँ साकिब को। साकिब मेरी नज़र में बहुत सुलझा हुआ लड़का था, फिर मेरी उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतर रहा? इसके चेहरे की शगुफ्तगी को किसी की बेमेरी निचोड़ गई थी। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बाबर को पढ़ा रही थी, इसे समझा रही थी। उन्होंने समझा कि मैं इन्हें सुना रही थी। क्या वो इसकी रग रग से वाकिफ़ ना थे? बाप भी नहीं, माँ बनकर इसे पाला था। पल पल की कैफियत से वाकिफ़ थे। इनकी बेटी अपनी समझदारी व मासूमियत की बिना पर ही दिल के बेहद करीब थी। इनकी पसंद पर सर झुकाया फिर आज कैसे नासमझी का सबूत पेश कर सकती थी? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं बेटे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाओ शाबाश, अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं तो अब इस घर की तन्हाइयों की आदी भी नहीं रही पापा। फिर मेरे दिन कैसे गुजरेंगे? अल्लाह न करे तुम यहाँ रहो। जहाँ तुम्हें दुआओं में रुखसत किया था वहीं आबाद रहो। बेहद परेशानियों में वो थे। इधर अम्मी इसकी अनोखी बात सुनकर सकते में आ गई थी कि वो मुझ पर हावी होना चाहती है। मैंने तो ऐसी बात नोट नहीं की इसमें। ऐसी बात ही थी तो फिर क्यों हाँ करती? क्या इसे रिश्तों की कमी होगी? ऐसी कोई बात होती तो वो इतनी चाहत से रहती है यहाँ? गलतफहमी हुई है तुझे साकिब। इतनी तालीम और फिर तालीम का तजाद इसे किसी दर्जे पर तो रखेगा सही, इसीलिए बरतरी दिखाती रहती है। मेरा इसका गुजारा मुश्किल है। मैं बहुत उलझनों का शिकार रहता हूँ इसके सामने। दिमाग ख़राब हो गया है तेरा। अपने दिल से इसका मायगी के एहसास को निकाल के देख, वो बहुत करीब नज़र आएगी। इसकी मोहब्बत में वो बहुत वसत है समझने वालों के लिए। ऐसे ही नहीं पूरे घर को अपना समझकर मोहब्बत बांटती है। गज़ब खुदा का, मैंने सोचा था शिकायतें इससे पैदा होंगी जो पढ़ लिख कर इस घर में आएगी। ये ना सोचा था यहाँ ही अनोखे किस्से सुनने शुरू हो जाएंगे। खुद ही झगड़े की बुनियाद बना था। वो तो नहीं लड़ी थी। गाल की ज़रब अपनी दाईं हथेली पर महसूस करता तो चैन ना पाता, लेकिन इसकी बातों को बर्दाश्त भी तो नहीं कर सकता था। मिसेस नसीम, वकार और कई चेहरे खुद पढ़ने आ जाते। ऐसे में थोड़ी देर को मुतमईन भी हो जाता, लेकिन ज़्यादा देर तक खुद को बहलाए नहीं रख सकता था। वक्फे वक्फे से उभरने वाली जज्बातियत सारी खुशियां समेट ले गई थी। बाबर आज फिर मार खाकर आया था स्कूल से। आंटी को बुलाओ वरना कल से स्कूल जाना मेरा बंद। वो रूहान सा खाना खाए बगैर बाहर निकल गया। वो भाभी से नज़रें चुरा गया। झगड़ा चाचू ने किया और हमारी आंटी को नाराज़ कर दिया। अब पींग डालकर कौन देगा? ननी जिया आम के पेड़ के नीचे चोरी चोरी माहीन से बातें कर रही थी। चलो दुआ करते हैं आंटी जल्दी से आ जाएं। फ़ौरन नन्हे नन्हे हाथ दुआ के लिए उठ गए। इन लोगों की बातों ने इसे मुझसे इतना दूर कर दिया है। वाकई अगर इसके दिल में कोई बर्तरी होती तो शादी के लिए हामी ही क्यों भरती? लोग तो किसी पल चैन से नहीं रहने देते। फैमिली डॉक्टर जो FRCS करके लौटे थे, इनकी बीवी गाउन की चिट्टी अनपढ़ थी। लोग तासुफ से सर हिलाते रह जाते। हाय, ऐसे काबिल इंसान को ऐसी औरत मिली थी जिनका कलम से वास्ता नहीं, लेकिन इनकी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजर रही थी। आतिफ बुखारी के यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई। वो मिठाई बांटता फिर रहा था।
साथ वाली आंटियां बच्ची को प्यार करती करती फिक्रा भी कसती जाती। आपके बेटा होना चाहिए था, खैर खुदा की मर्जी। अल्लाह की मर्जी भी मांग रही थी और इसकी मर्जी से मुतमईन भी नहीं थी, जबकि दोनों मियाँ बीवी खुश थे। भाभी परी पैकर कज़न की शादी काले कलोटे क्लास फेलो से हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन ख़ानदान वाले अब तक ताना देते थे कि दिल आया भी तो गधे पर। किस तरह दुनिया खुश होती है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। दिमाग रोशन तो इसकी गैर मौजूदगी ने किया था। शादी की मूवी लगाए वो सोचों में गुम था। स्क्रीन पर इसकी दुल्हन बनी तस्वीर मुख्तलिफ जाविये में आ रही थी। स्टेज पर उसके हमरा बैठी थी। लड़कियां डांडियां रक्स महारत के साथ कर रही थीं। मेरा इस वक्त पता है क्या दिल कर रहा था साकिब। खुशगवार लम्हे की कोई लहर छू कर गुजर गई। कि मैं भी उठकर इन लड़कियों के साथ रक्स में शामिल हो जाऊं। असल खुशी तो मेरी थी ना, और मेरी खुशी का नाम साकिब है। दोनों की हंसी एक साथ उभरी थी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। खाली खाली बामोदर मुंह चिढ़ाने लगे थे। कसूर दुनिया वालों का था, सज़ा इसे क्यों मिल गई? अक्सर वो अपने आप से वो सवाल पूछता। बच्चे रात को अपनी आंटी को फ़ोन करने पर मिसर थे। अम्मी ने मना कर दिया, कोई फ़ोन नहीं करेगा। बच्ची ना हुई खिलौना हो गई, जिसका दिल चाह रहा है फैल रहा है, वगरना फेंक रहा है। वो इज़्ज़त से इस घर में दोबारा लाई जाएगी, वरना ऊपरी मोहब्बत कोई ना दिखाए तो साकिब ले आए ना अम्मी। शाम कितनी सूनी होती है इसके बिना। भाभी ने कनखियों से इसे देखा। यही तो असल मुजरिम है इसका भला। मुजरिम भी बहादुरी का सबूत पेश करते हैं। इससे जाने के लिए मैंने नहीं कहा था। अना अड़े आ गई। नहीं भाई, बातें तुम्हारी इतनी खूबसूरत थीं कि तुम्हें सामने बिठाकर पूछती रहती। जी दादो जान। चाचू बहुत खौफनाक अंदाज में इनकी तरफ बढ़े थे। जका ने तड़का लगाया। चुप करो। भाभी को हंसी तो बहुत आई, लेकिन वक्त के तकाजे ने बाज रखा। कितनी गहरी नज़र बच्चे रखते थे, और एक वही दिलो जहन पर पर्दा डाल बैठा था। साकिब, 2 दिन के अंदर अंदर बच्ची घर में होनी चाहिए, वरना मैं माफ़ नहीं करूँगी। एक मासूम दिल की विधवाएं अलग समेटेगा तू। अगले रोज़ अम्मी ने हतमी फ़ैसला सुना दिया, लेकिन वो इस अना का क्या करता। शाम को चाचा जान का फ़ोन आ गया। रिसीव इसी ने किया था। साकिब बेटे, आता तो मैं खुद ही, क्योंकि जिसे बेटी सौंपी जाती है इसकी गलती के सामने भी झुकना पड़ता है। लेकिन हमारे एक वर्कर्स का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ घन चक्कर बने हुए हैं। मेरी इल्तिजा समझो तो कल तक आ जाओ। नदामत के तूफान में वो हाथ पांव मार रहा था। नहीं चाचा जान, मैं खुद आने ही वाला था। इसे कुछ तो कहना ही था। इनकी बातों ने इसे आप कर दिया था। मैं मशकूर रहूँगा तुम्हारा। कल के चाचा जान और आज के चाचा जान में कितना फ़र्क था। अब मजबूरी इनके लफ्ज़ में थी। मैं बहुत नादिम हूँ चाचा जान। मेरी वजह से आपको परेशानी उठाना पड़ी। सॉरी। मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। मेरे तुम्हारे लिए माफ़ी की सूरत वही होगी कि आइंदा अफशीन अकेली मेरे घर ना आए। वो बहुत मासूम है साकिब। वक्त व हालात की मुताबिकत से ढल जाने वाली लड़की है। जाने इसने ऐसा क्या कर दिया कि इतना इंतहाई रवैया तुमने इख्तियार कर लिया। चाचा जान, इंशाल्लाह कल बात होगी। अपनी जज्बातियत की सज़ा भरपूर नदामत की सूरत में मिली थी। दूसरे रोज़ घर किसी को बताए बगैर रवाना हो गया। इस घर में दाखिल होते ही इसे मानूस सी खुशबू का भरपूर एहसास हुआ था, जो अक्सर अपने इर्द गिर्द महसूस किया करता था। कभी अपने शानों पर, कभी बाजुओं पर, कभी पैरों को छू कर सरसराती गुजर जाती। इससे कबल कि वो इसके कमरे में दस्तक देता, चाचा जान ने बुला लिया और सिटिंग रूम में ले गए। क्या हाल चाल है मेरे बेटे के? भाभी और दीगर बच्चे कैसे हैं? आपकी दुआएं हैं, सब ठीक ठाक हैं। ऐसी क्या सूरत हाल पेश आ गई साकिब कि चंद ही माह में तुम दोनों के बीच खलीज हायल होने लगी? हाल चाल पूछ लेने के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गए। इसके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारा वक्त खामोशी में गुजर गया। अफशीन की तरफ से तुम्हें जो भी शिकायत है खुलकर बयान कर दो, ताकि मैं इसे भी समझाऊं। लेकिन बेटा, रिश्तों नातों को छोटी छोटी गलतफहमियों के बिना पर मजाक बना लेना कहाँ का वस्फ है। ख़ानदानी लोगों के ऐसे अतवार नहीं होते। मैंने इसे भी समझाया है, लेकिन वो यही कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। सही कहा है, कसूर मेरा ही है सारा। लोगों की बातों ने मुझे अंधा कर दिया था। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना आला ज़रफ़ी है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा बेटे कि तुम्हारी आखिरी गलतफहमी होगी। यही ज़रा ज़रा सी गलतफहमियाँ घरों को उजाड़ डालने का मूजब बनती हैं। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अफशीन इंशाल्लाह कभी अकेली नहीं आएगी। अज़ा मज़े सर नोट चढ़कर बोला था। साथ इसे देखने की ख्वाहिश बेख्तियार मचली थी, इसकी शोखियों को अपनी उंगलियों पर महसूस करने की। कितने दिन हो गए थे किसी की चहकार सुने। घर में कोई हंगामा नहीं बपा था, कोई तोड़ फोड़ नहीं मची थी, सिर्फ दिल में हलचल जारी थी। जाओ अफशीन के पास, इसके पास तुम्हारे लिए खुशखबरी भी मौजूद है। इसे देखने का ख्याल भी इतना मैसूर कुन था कि फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। ओके बेटा, अब शाम को मुलाकात होगी। एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। वो नॉक किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। बेतरतीब बैठे हुए वो एकदम सीधी हो गई। पापा, ओ आप।
वो हैरान भी थी, जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। मैं भी कहूँ पापा तो इस तरह नहीं आते बगैर नॉक किए। वो बड़बड़ाई, आप कब आए और क्यों आए? शिकवा हर लफ्ज़ से आया था। कब आया तो 32-33 बरस तो हो ही गए होंगे, और क्यों आया तो यही कहूँगा, सकून की तलाश में। कतई लहजे में बोलकर बेड पर नीम तराश हो गया। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं तो हूँ, हमेशा आप ही का ख्याल रखा। आपके जज्बात व एहसासात का ख्याल रखकर यही सिला मिला कि मेरी एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी जो मैं किसी और को कह रही थी। सकून आपको आपके उम्दा किस्म के ख्यालात फराहम करेंगे। मेरी औकात क्या है? मुझे माजरत चाहिए। मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? मेरा चैन हो तुम। साकिब, आपने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनका मैं दावा नहीं। ऐसी बातें जो कभी ख्वाब में भी छू कर नहीं गुजरी होंगी। क्या मैं आपको कमतर समझूंगी? अपने ही शोहर को कमतर समझूंगी तो मेरी इज्जत किन मानों में गिरदानी जाएगी? मैं तो बच्चे को समझा रही थी, जिसे आपने गलत समझ लिया। आपकी अटल बातों ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी। गुस्से में भी इंसान कम अज़ कम ऐसी बातें तो ना करे जो जीते जागते इंसान को मार डालें। आप कुछ भी कर लेते, कम अज़ कम अलहदा करने की धमकी तो ना देते। आंसू झरझर बहने लगे, नाक होंठ अंगारा बने हुए थे। वो इसके आंसू समेटने उठा के वो हाथ छुड़ाकर निकल गई। इसे वही नींद आ गई। इस बात से कतई नज़र कि ये इसका कमरा है। बहुत पुरसुकून नींद आई थी। जगह जगह हुस्नो दिलसोज की चीज़ें जो बिखरी पड़ी थीं। फिर सुबह से दोपहर होने को आई। इकट्ठे सब ने नाश्ता किया, खाना खाया। वो चाचा जान को इसकी नाराज़गी क्या बताता, खुद मुजरिम था, खुद ही मनाना चाहता था। चाचा जान हस्बे मामूल सेर हासिल गुफ्तगू करते रहे। दोपहर को वो लॉन में बैठी तो वो भी आन खड़ा हुआ। घर चलो अफशीन। इसके हुक्म पर इसने मुड़कर देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। वो खुद ही सामने आ गया। वो सर घुटनों में लेकर रोने लगी। अफशीन, मेरी ज़िंदगी मज़ीद मुझे कितने अजाबों में गिरफ्तार करोगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन करो। और यकीन साहिबान इसके गिर्द तना था। साकिब बमुश्किल अपनी सिसकियों को रोका। कभी कभी ऐसी ही सिचुएशन पैदा होती थी। एक हम जैसे मियाँ बीवी ने छोटी छोटी लड़ाइयाँ पालकर अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन इस मामले में सारा कसूर बीवी का था। मैंने एक अनपढ़ शख्स के साथ गुजारा न करने की कसम उठा ली थी और अपनी औलाद की उम्र, इसकी अरमान, इसके ख्वाबों की परवाह न करते हुए तलाक ले ली थी। वो पता है कौन थी? वो मेरी माँ थी। मैं यही अज़म लेकर आपके घर आई थी कि कभी नहीं दोहराऊंगी इनके कसूर को, और इसी तालीमी तजाद में ज़िंदगी को खूबसूरत बनाकर दिखाऊंगी। वो कंग देखे गया। एक पढ़ा लिखा मर्द अपनी अनपढ़ मगर बाशऊर बीवी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है तो एक पढ़ी लिखी औरत का एक बाशऊर मर्द के साथ गुजारा क्यों नहीं मुमकिन? मेरे पापा बिल्कुल बेकसूर थे। मामा ही तालीम याफ्ता होने का फ़ायदा उठाती रहीं। हत्ता कि इतना मेरे पापा को मजबूर कर दिया था कि वो अगर दिन को रात कहें तो पापा तारीकी फील करें, और रात को दिन कहें तो पापा सूरज को देखता महसूस करें। लेकिन वो मज़ीद मजबूर नहीं हुए और मामा से हतमी फ़ैसला पूछ लिया। उन्होंने तलाक ले ली। मैंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहा साकिब। मैं दुनिया वालों पर साबित कर देना चाहती थी कि इनके सारे खदशे बेबुनियाद हैं। इसी अज़म में मुझे आपसे मोहब्बत भी हो गई, लेकिन आपने सारी खुशियों को अपने ऊपर हावी कर लिया और मुझसे मेरा इत्मीनान, मेरा सकून छीन लिया। जो इस घर में मैंने पाया, मैं सारा सकून, सारा इत्मीनान लौटाऊंगा। इस घर के दरो दीवार तुम्हारी खूबसूरत हंसी को तरस गए हैं। गलती के एहसास ने ही मुझे तुम्हारे पास आने को मजबूर किया है ना। मेरा वादा है अब तुम्हारे सकून में कोई मखल नहीं होगा। गंभीर लहजे में बोलते हुए इसकी उंगलियों को अपने हाथों पर महसूस करने लगा। ढेर सारे रंग वो खुद पर महसूस करने लगी थी। बच्चे तुम्हारे नाम की तस्बीह सुबह शाम पढ़ रहे हैं, और जब जब तुम्हारा ख्याल आता है मुझे काट खाने वाली नज़रों से देखने लगते हैं। वो बेख्तियार हंस पड़ी। भरपूर सकून इसके अंदर उतर गया। मैं अब इन मासूमों की बदवाएं नहीं समेट सकता, तो गोया बच्चों की वजह से आए हैं। बारिश के बाद हर शय निखर गई थी। इन्हीं का बहाना लेकर निगाहों को तरावट बख्शने माजूब होकर निगाहें झुका लीं। अरे हाँ, याद आया, कल चचा जान कह रहे थे तुम्हारे पास कोई खुशखबरी है मेरे लिए। हंसते हुए वो ब्लश हो गई। कुछ कहा नहीं गया। क्या है भाई, खामोशी क्यों तारी हो गई? सिर्फ रंग ही रंग मुझे महसूस हो रहे हैं। इनमें मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं? शरारत से कहते हुए निचले लबों को बींचा। फिर भी इतनी बोल्ड होते हुए भी एक लफ्ज़ नहीं कह सकी। लेकिन इन 8 शरारतियों के ग्रुप में 9वें का इजाफा तो नहीं होने वाला। खिलखिलाहट को घुटनों में सर देकर छुपा लिया। नहीं, 10वें का। क्या यकम दम 10वां? क्योंकि 9वीं तो मैं खुद हूँ। कहकों का संगम लॉन को महका गया। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।